नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। यूपी विधानसभा चुनाव में बड़े जोर शोर के साथ सबसे पहले चुनावी कैंपेन शुरू करने वाली कांग्रेस में भगदड़ क्यों मच गई है? आखिर क्यों घुमा फिराकर खुद प्रियंका गांधी को इस बात का ऐलान करना पड़ गया कि वही कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार है? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज क्यों हैं? क्यों उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और मैनपुरी पहुंच गए और करहल विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने के लिए मजबूर क्यों हो गए हैं? इसके पीछे का गणित क्या है? यही सब कुछ समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर जी मौजूद हैं। नमस्कार भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाव तो कांग्रेस ने तो औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाहे बगाहे उन्होंने कहा कि क्या आपको मेरे अलावा उत्तर प्रदेश में कोई और चेहरा दिखता है? तो इसका मतलब यह है कि मैं ही सीएम पद की उम्मीदवार हूं कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें कोई सीरियसनेस है नहीं। अगर पार्टी में आप ही सीरियसली कुछ ले नहीं रहे हो तो और क्या। आप जब उल्टे सवाल पूछते हो, ये नई बात नहीं है। इसके पहले भी मैंने आपको एक बात में बोल दिया था कि जब लोकसभा चुनाव के पहले वो किसी नौका से वाराणसी आई थी तब पूछा गया तो बोले वाराणसी से लड़ू, आप चुनाव लड़ेगी क्या, ये सवाल था सीधा। तो उन्होंने उल्टा सवाल किया कि क्या वाराणसी से लड़ू। ये जो इनका तरीका है ना, ये खुद को इंदिरा जी समझती है, ये इंदिरा जी है नहीं। जो सवाल है आपको दूसरा कोई चेहरा दिखता है। मैं एक पुरानी बात आपको याद दूं, 77 में इंदिरा जी हार गई थी इमरजेंसी के बाद। तो फिर बहुत बड़ा उनका अरेस्ट का ड्रामा हुआ था, नौटंकी हुई थी, वो छूटी थी। बाद में वो मुंबई आई थी और जनता पार्टी लड़खड़ा रही थी, टूट रही थी। तो ये सब चल रहा था। और क्या बोलते हैं उसको कि यानी मेरा ख्याल है शायद लोकसभा बर्खास्त हुई थी और मिड टर्म पोल आया था। तो एक हवा चल रही थी कि भाई हेमवती नंदन बहुगुणा जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में वापस जा रहे। तो मुझे याद है आजाद मैदान मुंबई में जहां मराठी पत्रकार संघ का ऑफिस है, वहां उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो बहुत सारे सवाल इंदिरा जी को पूछे गए थे। तो किसी ने ये पूछ लिया उनको कि हेमावती नंदन बहुगुणा आपकी पार्टी में कांग्रेस आय में आ रहे? तो इंदिरा जी ने पूछा इज इट, बस दो शब्द बोले, इज इट। क्या प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी में समानता है? जब वो बोल रही थी तो उन्होंने जनता पार्टी की सरकार गिरा दी थी, जनता पार्टी को लड़खड़ाया था और पूरा राजनीति को पलटी हो रही थी। उस वक्त उन्होंने पूछा, और मुझे याद है शायद 4-5 बजे की बात है शाम को, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। इज इट, बस 2 वर्ड बोले थे, ज्यादा कुछ नहीं, आई डोंट नो। वो बोलकर निकल गई। और रात को 11 बजे टेलीप्रिंटर पर खबर आ गई कि हेमावती नंदन बहुगुणा कांग्रेस में ज्वाइन हो गए और उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। तो ऐसी मजाक नहीं करती थी। सिर्फ दादी जैसा दिखने से राजनीति होने वाली नहीं है। जो उन्होंने मुंबई में बोला था, हवाई जहाज से दिल्ली चली गई, बहुगुणा पार्टी में आ गए, उनको सेक्रेटरी जनरल कर दिया। दूसरे दिन पूरे के पूरे देश भर के न्यूज़पेपर में उनकी ही हेडलाइन थी। मुंबई की नहीं थी लेकिन बहुगुणा की थी। लेकिन उसकी सीक्रेसी उन्होंने कहां तक संभाल कर रखी कि रात को 11 बजे जब लास्ट मोमेंट में पेपर का फाइनल हेडलाइन तय होता है, उस वक्त वो न्यूज गई और सब जगह पूरे 8 कॉलम की हेडलाइन बनी थी। तो मेरी दादी बोलने से पॉलिटिक्स नहीं चलती। कुछ दादी की क्वालिटीज ले लो, उनका संयम, उनका पेशेंस समझ लो। तो ये जो उन्होंने वो जब मैं छोड़कर दूसरा कोई चेहरा दिखता है क्या, उसकी जरूरत नहीं होती। आपका आचरण भी बहुत कुछ बोलता है, आपको बोलने की तक जरूरत नहीं होती, बोलने थी। और ये जो आज उन्होंने पूछा कि दूसरा कोई चाहे तो मैं हूं, बोलो ना, बोलो।
क्यों नहीं बोलते आप? तो आपने इतना मजाक बना रखा है पॉलिटिक्स, नहीं, इतना मजाक नहीं होता। हर दिन आप कोई जोक्स करते रहे तो आप जोकर बन जाओगे। कभी कभार आप एक बात बोल दो और उस पर हंसी मजाक हो जाए तो बात ठीक है, लेकिन हर दिन आप जब कुछ करते हो तो आप भगवान मान हो जाते हो, आप कपिल शर्मा हो जाते हो, आप इंदिरा गांधी नहीं बन सकते। प्रियंका का तो वैसे भी वो जो कैंपेन है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, पिछली बार 2 लड़कों वाला कैंपेन इन्होंने ही दिया था, तो अब तो वो भी मिसफायर कर गया है। जो लड़कियां पोस्टर में दिख रही थी, जिनको चुनाव लड़ाने की बात प्रियंका कर रही थी, वो उनमें से कितनी ज्यादा तो बीजेपी में आ गई। हाँ, वो किसी ने, एक तो थी पोस्टल गर्ल, उसने तो बोल दिया कि टिकट के लिए पैसा मांग रहे। तो बात ये ना कि देखिए क्या होता है कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, टेंडर निकालो कि भाई हमको यहाँ बिल्डिंग बनानी है, बंगला बनाना है, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए कम से कम प्लॉट तो चाहिए, जमीन तो चाहिए। आपके पास जमीन नहीं है और आप रोज नया नया टेंडर निकाल ले, इधर टावर बनाना है, इधर बंगला बनाना है, इधर कोई और बिल्डिंग बनानी है। अरे लेकिन इसके लिए पहले प्लॉट तो जमीन होनी चाहिए। ये समझ नहीं पा रहे जमीन का मतलब क्या होता है। पार्टी के पास संगठन होना चाहिए। जब ये संगठन, देखिए अडवाणी हो, वाजपेयी हो, उनके जमाने से पहले से बीजेपी चलती है, उसके पहले जनसंघ था, उसकी कोई जमीन थी। हाँ ठीक है, उस जमीन, वो बंजर जमीन थी, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई मशागत कम हुई थी, तो कोई फसल नहीं आ रही थी। लेकिन बिल्डिंग हो या फसल हो, वो लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मोदी जी जैसे, अमित शाह जैसे लोग आ गए नेक्स्ट जनरेशन में, वो कहां से कहां लेके गए पार्टी, लेकिन जमीन तो थी ना, कम से कम जमीन तो थी। 10-12 स्टेट्स में, राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, फिर हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके इनकी जमीन थी। आज जो फसल काट रहे हैं हम देखते हैं बीजेपी वाले, ये जमीन तो अडवाणी वाजपेयी ने जमीन बना दी ना, पैदा कर दी थी, खड़ी कर दी थी। इनकी जो जमीन थी ये बेचते गए। अब देखो कल परसों इन्होंने बंगाल की जमीन बेच दी, ममता को बेच दी। आज बंगाल में, यानी 67 में इसी ढंग से तमिलनाडु में कांग्रेस हार गई और आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस खत्म ही हो गई। आज तमिलनाडु में कांग्रेस बची नहीं है। बंगाल में अगले चुनाव में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? आंध्र में 2004 में हम बोलेंगे कि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया, यूपीए बनाकर सत्ता में आ गई। उसकी, उसके पीछे ताकत थी राजशेखर रेड्डी की, जिन्होंने 27 एमपी अकेले आंध्र प्रदेश से, जिसमें तेलंगाना भी शामिल था, वहां से भेजे थे। 2009 में अकेले उन्होंने कुछ 37 या 36 एमपी चुनकर भेजे थे। उस पर से सरकार मनमोहन की बनी, तो उसके पीछे जो ताकत थी। तो आज आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सोनिया गांधी ने ऐसी राजनीति की, ना आंध्र बचा है ना तेलंगाना बचा है, दोनों स्टेट बना दी गए जहां कांग्रेस बची तक नहीं है, कांग्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जब ये बात हो जाती है तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, या ये है या वो है, चौकीदार चोर है, ये सब टैगलाइन बनाने से क्या होता है? देखो आप एडवर्टाइज इश्तेहार बहुत कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपका इस्तेमाल मुझे पसंद आ गया, मैं दुकान में चला जाऊं, तो दुकान में माल भी तो होना चाहिए। वो दुकानदार बोलेगा क्या बोल रहे हो, ये क्या लड़की है लड़ सकते हो, हमारे पास ऐसा कोई माल नहीं है। क्या करोगे आप, क्या करोगे? तो मार्केटिंग करने वाली कंपनी आप हायर करते हो, मैं मान लेता हूं उसकी भी जरूरत है, लेकिन मार्केट करने के लिए माल भी होना चाहिए, उत्पाद भी होना चाहिए। आपके पास वैसा कुछ नहीं है। तो ये सब करके क्या होता है कि आप दिखाई देते हो, लेकिन जब जब कोई ग्राहक आपकी दुकान तक मार्केट में पहुंचता है तो आपका जो ब्रांड है वो तो वहां पहुंचा ही नहीं है। और ढूंढने निकलो तो वो बोलेगा ठीक है कल लाके देता हूं, ऐसा बोलेगा दुकानदार होगा वो। लेकिन वो जब जाकर चेक करता है तो गोडाउन में भी माल नहीं है।
कांग्रेस की हालत समझो ना। तो आप बोलते हम ब्रांड कर रहे हैं, हम ब्रांड कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होना। उल्टा आप अपने को मजाक बना रहे हो इस ढंग से, आप खुद को मजाक बना रहे हो ना। और फिर क्या करेंगे? वो लोकसभा चुनाव के हार के बाद सिर्फ जिम्मेदारी उठाकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का रेजिग्नेशन दिया राहुल गांधी ने, और उसके बाद आज तक 3 साल होने को आए, इनके पास कोई अध्यक्ष नहीं बचा है, पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बना सकते, तो लड़की को खड़ा करके लड़ेंगे का मतलब क्या है? बाकी की बातें छोड़ो, पार्टी के लिए एक अध्यक्ष चुनकर दिखाओ। ये नहीं कर पाए और देश चलाओगे, तो आप अपने आप में मजाक बन जाते हो। हाँ, कोई बोलेगा नहीं, आपके चमचे हैं, आपके मेहरबानी पर जो इंटेलेक्चुअल जी रहे वो तो बोलेंगे नहीं सामने से। और देखिए, इनकी बात नहीं है, सदियों से होता आया है। दुर्योधन हो या दुशासन हो, गलती कर रहे थे, लेकिन कृपाचार्य, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य उनके चाकर थे, बोल नहीं पा रहे थे तुम गलती कर रहे हो। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया तो बिल्कुल गलत बात थी। वो जो इंटेलेक्चुअल से उस वक्त के कौन थे? द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। बिल्कुल। तो आज इनको लगता है कि हम बोल रहे तो सब इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल चुप है, अगर नहीं बोलते तो हम सही जा रहे। दुर्योधन भी सही जा रहा था, अगर उस मायने में देखे तो। आखिर में क्या हुआ? भाव, हम लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में परसेप्शन की बात करते आ रहे हैं, अखिलेश को लेकर भी लगातार बात करते आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने अब मैनपुरी जाकर जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैनपुरी तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है। गढ़ है नहीं, घर है बोल जाओ। गढ़ नहीं, मैं इसको घर बोलता हूँ कि ये घर वापसी बोला था, वो खुद घर वापसी की सोच रहा है। यानी खुद आप जहां से लोकसभा पर चुनकर आए हो, आजमगढ़ लोकसभा से, तो क्यों नहीं आजमगढ़ में किसी विधानसभा में खड़े रहते हो? क्यों आपको मैनपुरी चाहिए? कि अपने आप पर भरोसा नहीं, बाप पर भरोसा है। पिता की 70-80 से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां जा रहे हो आप, कहां वापस जा रहे हो? देखो, जब सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी भी नहीं बनी थी, वहां उस समय की कॉन्स्टिट्यूंसी है मैनपुरी। समाजवादी पार्टी तो 95 वगैरह 92 के बाद बनी है। उसके पहले जो मुलायम सिंह चुनकर आते थे, वह समाजवादी पार्टी भी नहीं थी। यानी उसको क्या बोलेंगे आप कि ये पिताजी के घर भी नहीं, दादाजी के घर जा रहे, अपना घर तो है नहीं, ना बना पाए। और पिता के घर ने में पिता का मतलब समाजवादी पार्टी बोलो, तो समाजवादी पार्टी का बाप जनता दल था, जनता पार्टी थी। यानी दादा परदादा के घर जा रहे, मैनपुरी का मतलब। ये टर्मिनोलॉजी हमें समझनी चाहिए। हम जब समझना चाहते हैं तो ये इतने पहले, और आपके पहले वीडियो में मैंने बोल दिया था, इसमें हमने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाया जब ये घर वापसी का मजाक किया था उन्होंने, ये मजाक भारी पड़ेगा मैंने बोला था। तब तो कोई मीडिया बोल नहीं रहा था, मीडिया इनके सुर में सुर मिलाकर योगी आदित्यनाथ की मजाक उड़ा रहा था। और आज ये खुद ये कर रहा है, तब जाके बोल रहे अरे ये तो अब अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढने लगा। हमने तो ये पहले दिन बोला था, ये मजाक नहीं है, आप फंसे हो, आप डरे हो, ये मैंने बोला था आपको। बिल्कुल। लेकिन भाव, पहले गोपालपुर से जा रहे थे, जहां पे वहां ये माना जा रहा था कि माय फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, मुस्लिम यादव का समीकरण बहुत अच्छा है, इसलिए गोपालपुर से लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब वो मैनपुरी पहुंच गए, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि वो बाप दादाओं का घर है उनका, वहां तो यादव वोट बैंक का बोलबाला है, तो यानी कि ये माना जाए कि माय फैक्टर पर भी अब अखिलेश को भरोसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सिर्फ यादव देखना चाहता है, मुस्लिमों पर भरोसा नहीं है। अब बात ये कि यादवों पर भी वोटिंग होने तक भरोसा रखेगा या नहीं, ये सवाल है। बाद में बोलेगा यादव तो शिवपाल भी यादव है, अगर ये दगा देगा तो मैं कहां जाऊंगा?
कि आखिर में ये खुद बीजेपी में चला जाएगा? मेरी समझ में नहीं आता। ये इतना डरा सहमा है कि भाई अभी योगी जी मुझे बचाओ, ऐसा कुछ करने वाला है। अरे एक चुनाव है, चुनाव इसलिए मैंने बोला कि अगर हिम्मत है तो ममता जैसी हिम्मत दिखा। उसने दूसरी सीट तो नहीं लड़ाई और शुभेंदु अधिकारी के किले में, गढ़ में जाकर खड़ी हो गई। हिम्मत उसको बोलते। डरे सहमे लोग चिल्लाए के बहुत। आपको वो पड़ोसन फिल्म की देखी होगी तो याद होगा, वो महमूद मद्रासी बनकर पहलवान है सुनील दत्त, उसको धमकाता है, तुम आगे मत आना, तुम आगे मत आना, देखो भोला तुम आगे मत आना। और फिर बोलता है तुम आगे आएगा तो हम पीछे जाएगा। ये अखिलेश क्या अलग कर रहा है? वो बोलता है तुम आगे आएगा तो हम पीछे जाएगा। तो ये ऐसे राजनीति नहीं होती। राजनीति परसेप्शन पर होती है, और परसेप्शन में लीडर जो होता है उसको हिम्मत दिखानी होती, हिम्मत दिखानी होती। और आप अगर सेनापति और नेता ही डरा हुआ है तो बाकी लड़ने वाले क्या लड़ेंगे? लड़ने वाले भी क्या लड़ेंगे? तो बोलेगा हमारा नेता ही डरा हुआ है, तो हम भी अपनी चमड़ी कैसे बचाए वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे ना। क्या करेंगे? और तो नेता बने हो तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। देखो मोदी, ये लोग बोलते हैं, इन्होंने प्रचार किया था गुजरात के गधों का प्रचार, कहते क्या बोलते हैं उसको, शतक का जो सेंचुरी का महानायक है वो गधों का प्रचार बंद करे, इन्होंने बोला था ना। अब गधा कौन है तो सिद्ध हो गया, क्योंकि वो तो दोबारा वाराणसी से चुनकर आए। तो मोदी जी मजाक करके नहीं लड़े थे वाराणसी से। उनको मालूम था कि वाराणसी में लड़ूंगा तो उत्तर प्रदेश में बल्क तो जीत पाऊंगा, लेकिन लोगों में हिम्मत आ जाएगी कि हमारा नेता अपने गढ़ से उठकर दुश्मन की जमीन पर आकर लड़ रहा है। वाराणसी से लड़ने का मतलब क्या होता था? तो कारण ये देखो, डर कर अमेठी से वायनाड ना जाना, या आपको याद होगा कि सोनिया गांधी एक साथ रायबर, अमेठी और वहां से लड़ी थी कर्नाटक से, कहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है जहां कॉन्स्टिट्यूंसी से का। सुषमा स्वराज उनके सामने थी। हाँ सुषमा बिलारी बेलारी बिलारी हाँ। बेलारी से। तो दो जगह क्यों लड़ी थी? शायद अमेठी हार जाएगी तो कम से कम बेलारी तो कॉन्फिडेंट है वहां से आ जाएगी। याद है ना? बिल्कुल। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। मोदी जी भी लड़े थे, लेकिन मोदी जी इसलिए लड़े थे, बड़ौदा सेफ सीट थी, लेकिन वाराणसी में हार जाऊंगा तो भी नाक तो कटने वाली थी, नाक तो कटने वाली थी। लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। जो लोग बोलते थे कि पूरा देश इंडिया का मतलब गुजरात नहीं होता, इनको कहाँ इंडिया मालूम है, ये बोल रहे थे ना उस वक्त 2013-14 में, तो वो परसेप्शन की लड़ाई थी। ये कहाँ आकर खड़ा हो गया। तो ये जरूरी होता है। अगर यही आपको मालूम नहीं है, आप सेफ सीटें ढूंढते रहेंगे तो नहीं। हमारे मराठों के इतिहास में कोल्हापुर में पावन खिंड बोला जाता है, तो शिवाजी महाराज का पीछा करते सेना मुगलों की आ रही थी, तो वो बाजी प्रभु बोल गया नहीं आप निकल जाओ, मैं अकेला लड़ूंगा। तो शिवाजी महाराज बोले कि भाई नहीं, तुम्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता। उन्होंने बोला देखो, यानी मराठी में बोलते की लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे, लाख मेले चालतील, म्हणजे हम जैसे मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नेता हो, नेता पर संगठन चलता है, आपको सुरक्षित रहना चाहिए। आप निकल जाओ, मैं अकेला देखूंगा और शायद मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब खुद नेता आगे आता है लड़ने के लिए तो उसका सैनिक बोलता है नहीं नहीं, आपको जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि आप नेता हो, आप पर लड़ाई निर्भर है, हम जैसे मरने वाले बहुत है, कोई बात नहीं। लेकिन जब नेता खुद की जान बचाकर भागता है तो लड़ने वाले भी डर जाते, वरना उसी नेता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता। तो लीडरशिप क्या क्वालिटी होती है ये समझना जरूरी है। ये अभी अखिलेश को उसका पता ही नहीं, वो सेफ सीटें ढूंढता रहता है। पहला ये तो सिग्नल चला गया कि इनको खुद की एक सीट जीतने की
गारंटी नहीं है। ये 400 सीटों में मेजोरिटी की गारंटी कहां से लेकर आए, कहां से लाए? तो लड़ाई वो हमेशा, देखिए लड़ाई परसेप्शन की होती है। आपने वो शोले शोले का जो फिल्म है, देखो इसमें छोटी छोटी बातें होती, वो तो डाकू आए हुए हैं और ठाकुर खड़ा है, उसके वो शाल पहनी है और उसके सामने बंदूक पड़ी है, तो धर्मेंद्र जय वीरू देखते और बोलते अरे यार तू बंदूक उठा सकता था। गुस्से में आ जाते हैं ना, संजय कुमार को बोलते तूने बंदूक तक नहीं उठाई, वो शाल गिरा देता है तो उसके हाथ नहीं होते। तो सामने बंदूक होने से कुछ होता नहीं, वो उठाने के लिए हाथ होने चाहिए, और हाथ होने से भी नहीं होता, वो बंदूक चलाने की हिम्मत दिमाग में होनी चाहिए। हाथ काम करते, दिमाग काम करता है। ये जिनको पता नहीं, वो पॉलिटिक्स हो और कोई भी लड़ाई, वो लड़ेंगे क्या? तो अखिलेश की हालत ये कि इसलिए वो पहले दिन से रो रहा है, अरे यार डिजिटल में क्या करेंगे, हमारे पास साधन नहीं है। ये पहले दिन से रो रहा है। और लड़ाई रोने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आपके पास क्या है उससे कुछ नहीं होता, आपके पास इच्छा होनी चाहिए। भाव परसेप्शन की ही बात करें तो चंद्रशेखर भीम आर्मी का जो चीफ है वो भी गोरखपुर पहुंच गया है, वहां से चुनाव लड़ रहा है। उसको भी मालूम है, जैसे केजरीवाल वाराणसी गए थे 2014 में, 2019 में नहीं गए, आपको याद होगा। हाँ, बस बिल्कुल, मोदी जी को 2014 में हराना है, उनका एक ही टैगलाइन था, मोदी जी को हराना है। तो ऐसे हाँ, अभी चंद्रशेखर आजाद को मायावती का स्पेस लेना है, तो वो तो कोशिश करेगा, देखो मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। हमारे यहाँ आपको मालूम नहीं होगा, कभी सुना तक नहीं होगा आप लोगों ने, एक करतार सिंह थत्ते नाम के इंसान थे, बड़े हिंदुत्ववादी थे, सावरकराइट थे, लेकिन थोड़ा दिमाग उनका घूम गया था। तो हर चुनाव में नेहरू के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते थे, हर वक्त फूलपुर में नेहरू के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है, आपको रिकॉर्ड में मिलेगा। और वो करतार सिंह का मतलब क्या है, तो बोले थे हिंदू तो नपुंसक है, ये लड़ते नहीं, इसलिए वो सिख हो गए, क्यों, तो मुझे खंजर रखना है। और पूरे बाकी ये जनेयू वगैरह धारण करते थे, और वो गले में ये डालकर घूमते थे, खंजर, कटियार, इसलिए करतार सिंह नाम लिया था उन्होंने। तो वो भी जाकर नेहरू के खिलाफ लड़ते थे, और यहाँ आकर महाराष्ट्र के पेपर में खबर देते थे कि नेहरू के खिलाफ करतार सिंह खत्ते लड़ रहा है। इनको 1000 तक वोट नहीं कभी मिले, लेकिन वो चर्चा का विषय तो मजाक मजाक में हो जाता था। तो ये चंद्रशेखर आजाद भी कोई अलग नहीं कर रहे, उनको मालूम है, लेकिन उससे चर्चा में आ जाती, इनको चर्चा में आना है। तो उनका है, क्या बोलते हैं, मोटिव जो है वो साफ है, उनको जीतना वगैरह है नहीं। अब ये फोर्स कितना है, ये मीडिया में ही है। चंद्रशेखर आजाद में पिछले कुछ 4-5 साल से सुन रहा हूं, ये तो मीडिया में है, बाकी कहाँ है मुझे दिखाई नहीं दिया। वैसे तो हमारे यहाँ आरपीआई के बहुत सारे गुट मीडिया में ही दिखाई देते हैं। चुनाव आता है तब आप भी लोग प्रकाश अंबेडकर बोलते हो, 2 चुनाव के बीच में प्रकाश अंबेडकर कहाँ होता है, नहीं होते। लेकिन चुनाव आता है तब कभी अलग अलग नाम से आते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी बनाएंगे, कभी बहुजन भारिप महासंघ वगैरह, ऐसी कुछ नाम अलग अलग लेकर आ जाते, लेकिन 2 चुनाव के बीच में कहाँ होते, और उसको पार्टी चलाना बोलते। मैंने अभी सबको यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बड़े इंसान पार्टी के, कोई किसी पार्टी के थे, तो उन्होंने पूछा था पार्टी कैसी चलती, तो मैंने बोला था आप कभी समुद्र के पास गए हो, किनारे बड़ी बड़ी लहरें उछाल कर आती है, तो बोले हाँ देखा है। तो बोले 10 फुट 12 फुट भी उछाल कर जाती है, वो गिर जाती है, फिर दूसरी आती है उठती। तो जिस ऊंचाई तक वो लहर जाती है, तो दो लहरें ऊंचाई तक जाती है, उसके बीच में जो खाई होती है ना, उस खाई को पार्टी चलाना बोलते।
तो आप आंदोलन चलाओगे, वो करोगे, वो तो ठीक है, उस समय आप मीडिया के टॉप पर रहेंगे, लेकिन जो बीच में खाई है उस वक्त क्या करोगे, उस पर पार्टी चलती है। तो वो खाई पार करना है, वो जिसको समझता है, आता है, वो चला सकता है, वो पार्टी चला सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद का मतलब साफ है, उनको बस उछाल पर जाना है, उसके बाद दूसरा उछाल देखेंगे। बीच की खाई में कुछ संगठन नहीं खड़े करेंगे तो उनसे कोई होने वाला नहीं। और भाव, जैसे कि अभी ओवैसी की पार्टी ने भी जितने टिकटों का ऐलान किया, उनमें 2 हिंदुओं को भी उनकी पार्टी ने टिकट दिया है। तो यहां पर वो कौन सा परसेप्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो ओवैसी, देखिए ओवैसी की बात ऐसी कि वो हैदराबाद की पार्टी है, वो बड़ी छटपटाहट उनकी चल रही है। अभी इनकी हालत ऐसे कि वो साउथ के, हैदराबाद के, और हैदराबाद के बाहर इनकी कुछ चलती नहीं। अब उनको अगर अपना प्रभाव, इम्पैक्ट बनाना है तो ये तमिलनाडु जाए, ये बाकी के आंध्र प्रदेश में जाए, साइड में केरला है, केरला में बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां जा सकते हैं, कर्नाटक में जा सकते हैं। इनको आकर बंगाल, बिहार, वहां जाने की क्या जरूरत है? इसका कारण समझ ले, इसका एनालिसिस नेशनल मीडिया में हुआ नहीं ओवैसी का। ओवैसी की हालत बुरी इसलिए है कि वो तो साउथ से है, लेकिन साउथ में बहुत सारा मुस्लिम पॉपुलेशन वहां की जो रेगुलर पार्टियां है उसमें समाविष्ट हो गया है। वो अलग से मुस्लिम संगठन या पार्टी नहीं चलाता, उल्टा नॉर्थ का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पॉलिटिकली बहुत अलर्ट है और रिलीजियसली अलर्ट है। तो उनको चाहिए जैसा नेता ओवैसी है, लेकिन वो तो हैदराबाद का है, ये तो इनको पास भी नहीं आने देते। हाँ, उसमें कोई लोग है वो इनके साथ खड़े हो जाते और बाद में पार्टी छोड़कर चले जाते। तो ये दूसरे जिन्ना होना चाहते कि देश के मुस्लिमों का नेता अगर कौन है तो मैं हूं। लेकिन उनके दुर्भाग्य की बात यह है कि ये साउथ से, और साउथ में इनका कोई फॉलोअर है नहीं। आप देखेंगे तो अन्ना डीएमके हो, डीएमके हो, फिर ये टीडीपी हो, हर पार्टी में आपको मुस्लिम मिलेंगे। और इसलिए वो पार्टियां बीजेपी के साथ आने के लिए कतराती है, क्योंकि वो तो खुद को सेक्युलर मानते हैं, उनके साथ मुस्लिम है। और ये तो जो मुस्लिम पार्टी बनाना चाहते हैं वो इसलिए हमेशा बोलते हैं, वो अटैक सेक्युलर पार्टियों पर करते हैं, बीजेपी पर नहीं करते। इतना सेक्युलर पार्टियों पर करते हैं क्योंकि इनकी लीडरशिप हिंदू है। मुस्लिमों को मुस्लिम लीडरशिप उठानी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए, ये बात ओवैसी बोलते हैं। और इसलिए इन्होंने हैदराबाद से बाहर जाकर कई राजनीति शुरू की, तो महाराष्ट्र में की है। नांदेड़ में इन्होंने पहला चुनाव हैदराबाद के बाहर नांदेड़ में लड़ा था। और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में ये पहले पहुंचे, उसके बाद और स्टेट्स में गए। लेकिन जहां जहां ये महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में गए, वो आप माइन्यूटली चेक करो, जिसको हम MIDC बोलते हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जहां जहां नई इंडस्ट्री लगाने की महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की, वहां जो इंडस्ट्रियल बेल्ट बना, वहां बड़े तौर पर नॉर्थ से जो मुस्लिम मेहनती काम करने वाले लोग आए, वो नॉर्थ के मुस्लिम है। उसमें उन्होंने ओवैसी ने अपने पैर जमाए, और वहां उसके बाद वो बिहार गए, उत्तर प्रदेश, अलग अलग। लेकिन इनको कोई उत्तर प्रदेश में, बिहार में घास नहीं डालता। हाँ ठीक है, बिहार में कुशवाहा और मायावती के साथ शायद गए थे, उधर इनके 5 लोग कुछ चुनकर आ गए बिहार में, लेकिन ये भी उनके साथ नहीं रहे। और बंगाल के मुस्लिमों ने तो इनको घास तक नहीं डाली। लेकिन भाऊ, बी टीम क्यों कहते हैं इनको? बीजेपी की विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये वोट काटने के लिए बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, ये मजाक करने का तरीका है। जब किसी को बीजेपी की बी टीम बनाया जाता है ना, मतलब वो कांग्रेस की ए टीम होती है। अब देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की बी टीम थी,
उसका चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया, तो कांग्रेस की ये टीम कौन सी हो गई? शिवसेना। कर्नाटक में राहुल गांधी निवडणूक चुनाव के प्रचार में बोलते थे कि जनता दल सेक्युलर देवेगौड़ा की पार्टी है तो बीजेपी की बी टीम है, ये वोट कटुआ पार्टी है। चुनाव के रिजल्ट है, कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर किसको बनाया? कुमार स्वामी को। तो कांग्रेस की ए टीम कौन सी हो गई? इसका मतलब बीजेपी की बी टीम बोलना है, इसका मतलब कांग्रेस की ए टीम होना है। असल में तो मैं मानूंगा कि आजकल कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। अब चंडीगढ़ में जो चुनाव हो गया, आपने भी शायद उस पर वीडियो बनाया। हाँ, तो उसमें अपना आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर थे, फिर भी बीजेपी का मेयर कैसे बन गया? कांग्रेस चुप बैठ गई, तो कांग्रेस किसकी बी टीम बन गई? बीजेपी की। तो बीजेपी की बी टीम, ये समझो एक मजाक का शब्द बन गया, मजाक बन गया कि किसको कुछ बोलना है तो हाँ ये उसको बोलो बी टीम। तो ऐसा है, उसमें कोई मतलब ज्यादा नहीं। भाव चलते चलते ये बता दीजिए कि यूपी में अभी आपको ये लग रहा है कि परसेप्शन की जंग में विपक्ष पूरी तरह से पिछड़ गया है और उसमें बीजेपी जो है वो ऊपर नजर आ रही है? नहीं नहीं, उसका कारण ये कह, देखिए, एक बात होती है परसेप्शन और दूसरी बात होती है लड़ना। हम क्रिकेट की मैच देखते तो अरे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और कोई ये है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, जहां नाम नाम लिए जाते हैं बड़े बड़े पुराने जमाने से, गावस्कर है, ये वो है। तो हमारा तो पलटा भारी है। देखो ये परसेप्शन, ये परसेप्शन होता है। उसी तरीके से विराट हो, गावस्कर हो, सचिन हो, रोहित हो, राहुल हो, उनको खेलना भी पड़ेगा। तो परसेप्शन एक बात होती है, उसके दबाव में अपोजिशन, सामने वाली पार्टी उसके दबाव में आ जाती है। लेकिन आप उसी ढंग से अगर नहीं खेले तो परसेप्शन काम करने वाली नहीं। परसेप्शन का फायदा होता है, फायदा जरूर होता है, लेकिन वो परसेप्शन असल में लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती, उसको असल लड़ाई बोलते। तो क्या होता है, मीडिया परसेप्शन खड़ा कर देता है। अभी आपको मालूम है कि बहुत सारा सेक्युलर मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया मोदी जी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, तो वो तो परसेप्शन बना देते, वो तो परसेप्शन बना देते। लेकिन उस ढंग से राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश हो, या जो कोई हो, उसको खेलना भी पड़ेगा ना। आपको उस ढंग से तो खेलना नहीं है। उनको लगता है कि बस परसेप्शन बनाओ, हमको जीतना चाहिए। मुझे बहुत पुरानी एक, मैंने क्रिकेट पर एक किताब पढ़ी थी, जब ब्रिटिशों के जमाने में ये राजे वगैरह होते थे, बादशाह वगैरह नवाब होते थे, तो वो ब्रिटिशों की नकल करते थे, वो भी क्रिकेट खेलते थे। तो उनमें एक कोई नवाब था, उसको फास्ट बॉलिंग करनी थी। अब फास्ट बॉलिंग करनी है तो आधा ग्राउंड दौड़कर आकर आपको गेंद फेंकनी पड़ेगी। तो ये तो मोटा सा था, वो तो दौड़ नहीं पाता था। तो उसने एक नौकर रखा था, वो दौड़ के आएगा और ये अपनी जगह पर से ही बॉल फेंकेगा। तो उसका अगर तू दौड़ेगा नहीं तो वो स्पीड बॉल में कहां से आएगी? तो ये परसेप्शन और लड़ाई, इसमें जो फर्क है वो इसमें हम देख सकते हैं कि परसेप्शन बनाई जाती है, लेकिन उस ढंग से आप लड़ोगे नहीं। अब देखिए, आपको लास्ट 2017 के दिसंबर में जो चुनाव हुआ था गुजरात में, तो उसमें बहुत अच्छा परसेप्शन अपोजिशन ने खड़ा किया था। तो मोदी ने प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, इतने से छोटा स्टेट है, मिडिल स्टेट मानते हैं गुजरात को, 27 मीटिंगें ली थी। कितनी मेहनत की, उसका भी बोला गया कि अरे प्राइम मिनिस्टर 27 मीटिंग ले रहा है, कितनी चर्चा हुई। क्यों ली? उनको मालूम, दिखाई दे रहा था कि डेंजर है, ये परसेप्शन भी हमको हरा सकता है। अगर मेहनत नहीं ली तो गड़बड़ा जाएंगे। तो मोदी जी ने 27 मीटिंगें अकेले ने ली थी, इसलिए गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि उनको मालूम था उस वक्त परसेप्शन भी भारी पड़ सकता है। तो मेहनत से परसेप्शन को हरा देंगे।
कितने लोग समझे, ये तो उसका भी मजाक बना दिए, नहीं नहीं वो तो मॉरल विक्ट्री तो राहुल की हो गई। तो मोदी बोलेंगे भाई हर वक्त आप मॉरली जीतते रहो, व्यवहार में तो हमको जीतना है, तो वो जरूरी होता है। भाव, परसेप्शन लड़ाई और परसेप्शन से आधी जंग चुनाव से पहले कैसे जीती जाती है, ये जो कड़ियां आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाई है हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाव।